हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2 बहुत बड़े और अप्रत्याशित फैसले लेकर पूरे देश को चौंका दिया है। पहला दिन और पहला फैसला, इन्होंने अपने सांसद कुंवर दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरा दिन दूसरा फैसला, अपने भतीजे आकाश आनंद को इन्होंने अपना वारिस घोषित कर लिया और पार्टी की कमान सौंप दी। कुंवर दानिश अली को पार्टी से निकालने के पीछे वजह बताई गई अनुशासनहीनता। ये बात वाज़ेह रहे कि जब कुंवर दानिश अली को संसद के अंदर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने गाली दिया था, कटुआ, भड़ुआ और आतंकवादी कहा था, अनुशासन का दामन उस वक्त भी दानिश अली ने नहीं छोड़ा था। पिछले दिनों जब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म की गई, तब इन्होंने महुआ का समर्थन किया था। और महुआ के समर्थन में दानिश अली सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि पूरा विपक्षी दलों का समूह उनके साथ था। क्योंकि महुआ मोइत्रा की जिस कंडीशन में सदस्यता खत्म की गई थी, ये काफी संदेहास्पद और पक्षपाती फैसला लग रहा था। जैसे उन्होंने सवाल पूछने के लिए कितना पैसा लिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। इनके खाते में कितना पैसा आया, कोई राशि नहीं बताई गई थी। और इन्हें अपनी सफाई में बोलने के लिए मौका भी नहीं दिया गया। और जांच के दौरान भद्दे भद्दे सवाल पूछा जाना, जैसे आप रात में किन मर्दों से फोन पर बात किया करती थी, वगैरह। इन्हीं कारणों से पूरी विपक्षी पार्टियों की सहानुभूति महुआ मोइत्रा के साथ थी। मगर देखिए, ये कितनी अजीब बात है कि महुआ मोइत्रा के साथ इस मामले में अगर दानिश अली थे, तो दानिश अली उस पार्टी से आया करते थे जिस पार्टी की सुप्रीमो खुद एक महिला थी और उसे खुद महिला अस्मिता का पास होना चाहिए था। बहरहाल, जब दानिश अली को संसद में गाली दी गई थी, तब मीडिया से बात करते करते उनकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। उस वक्त मायावती के सामने एक अच्छा अवसर था कि दानिश अली के आंसू वह पोंछती, खुद जाती, किसी को भेजती या दानिश अली को खुद अपने पास बुलाती। मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और बाजी मार ले गए राहुल गांधी। राहुल गांधी दानिश अली से मुलाकात करते हैं और अपनी सहानुभूति जताते हैं। जब दानिश अली को गाली दी गई थी, उस वक्त रवीश कुमार ने अपने वीडियो में उन्हें एक सलाह दी थी कि उन्हें बीएसपी छोड़ देनी चाहिए। मगर किस्मत में लिखी हुई जिल्लत ने उन्हें ऐसा कदम उठाने नहीं दिया। मायावती बीते दिनों की एक कद्दावर नेत्री रही हैं। उन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला। कांसी राम ने DS4, बाद में बीएसपी, सन 1984 से जो दलितों के उत्थान और सत्ता में भागीदारी की अलख जगाई थी, कांसी राम की मेहनत कामयाब भी हुई। उनका 15 और 85 का शुरू से ही नारा था और 85% में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को भी वो जोड़ते थे। सन 1988 आते आते जब कांग्रेस का सांप्रदायिक चेहरा मुसलमानों के सामने आने लगा, जैसे मुजफ्फरपुर का दंगा, बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाना और मेरठ के हाशिमपुर में मुस्लिम युवाओं का नरसंहार, तब से यूपी का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से बिदकने लगा और जनता दल और बीएसपी की तरफ अपना रुख करने लगा।
हालांकि ये दोनों पार्टियां अपने शैशवावस्था में ही थीं। बाद में मुलायम सिंह जनता दल से निकलकर और आजम खां की पार्टी का विलय करके सपा बनाया, यानी समाजवादी पार्टी। यूपी में 1995 में सपा और बसपा के गठबंधन से सरकार बनी। कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। बीच में मायावती ने भाजपा के साथ गठजोड़ करके मुख्यमंत्री बन बैठी। फिर आगे चलकर भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनाती रही। इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार सन 2012 में ही बन पाई थी। ये कालखंड था जब यूपी में बीएसपी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। फिर इसके बाद बीएसपी में ह्रास आने लगा। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में तो जो कहते हैं कि सुपड़ा साफ हो जाना, इनका सुपड़ा साफ हो गया। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में सिर्फ एक सीट ही इनकी झोली में आ सकी। मायावती का एक नेत्री या मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर मूल्यांकन किया जाए तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। इसके लिए एक किताब लिखना दरकार होगा। मैं इस छोटे से वीडियो में चंद पॉइंट पर गौर करता हूं। पहला, मायावती की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस नारे के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। मगर 2 बार इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई। तब इनका नारा हो जाया करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको पूजो बारंबार। दूसरा, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली मायावती लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाने, कुछ घपलों और घोटालों के आरोप, सवर्ण अधिकारियों से अपने जूतों के फीते बंधवाकर मानसिक तौर पर जलील करना और अपना यादगार जन्मदिन मनाना और बड़े पैमाने पर तोहफे लेना और लोकसभा और विधानसभा के टिकटों पर बड़े पैमाने पर पार्टी के चंदे के नाम पर पैसे लेना, ये उपलब्धियां रही हैं मुख्यमंत्री मायावती की। तीसरा, बीएसपी हमेशा वन मैन बल्कि वन वुमेन पार्टी रही है। किसी भी नेता का बढ़ता हुआ कद मायावती ने कभी बर्दाश्त नहीं किया और बिला वजह पार्टी से निकालने का सिलसिला जारी रहा। शुरुआत हुई थी दीनानाथ भास्कर से, जो स्वामी प्रसाद मौर्य तक जारी रही। नसीमुद्दीन ही एक ऐसे नेता थे जो काफी लंबे अरसे तक बीएसपी से जुड़े रहे। आज इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो संस्थापक सदस्यों में से हो। चौथा, इनकी पार्टी में इनकी जीत में हमेशा मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी भागीदारी रही है, मगर अपनी हार पर हर बार मुसलमानों को उनका साथ न देने का ताना और उनके साथ गद्दारी करने का आरोप लगाना इनकी आदतों में शुमार रहा है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर जीत हासिल कर लेने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये सरकार बना लिया करती थी और जब जब हारती थी तब मुसलमानों पर गद्दारी करने का इल्जाम लगाती थी। इन्होंने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को ननिहाल में मिली प्रॉपर्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। शाहीन बाग हो, एनआरसी का मामला हो, लिंचिंग, अजान, हिजाब, कोई भी मामला हो, हमेशा ये खामोश देखी गई हैं
और जहां तक सवाल है दलित समाज के उत्थान का, तो दलित आज भी वहीं खड़े हैं जहां सन 1984 में खड़े थे। हाँ, जब तक ये मुख्यमंत्री रहती थी तब तक कुछ फर्क देखा जा सकता था। दलितों के नाम पर राजनीति करके मायावती सत्ता की मलाई तो खाती रही हैं, मगर कांसी राम के मिशन से पूरी तरह ये भटक चुकी थी। और इसीलिए दलितों पर जब ये राज धीरे धीरे खुलने लगा तो दलित वोट भी धीरे धीरे खिसकने लगा। आज बीएसपी की हैसियत सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी की बनकर रह गई है और मायावती पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है और ईडी इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए ये केंद्र सरकार के दबाव में रहा करती हैं, ऐसे भी आरोप इन पर अक्सर लगा करते हैं। दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं है, 2024 के आम चुनाव में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हाथी का कोचवान मायावती ही हैं या कोई और। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।